हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास है सीडीपी की है और जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और हमारी ये इंपॉर्टेंट होने वाले ऑल टीचिंग एग्जाम्स को लेके टारगेटेड रहेगी ये वीडियो। ठीक है, ये हमारा डे 6 चल रहा है। इससे पहले ऑलरेडी डे 5 हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी डली हुई है, आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बाल विकास के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली क्लास है। यानी कि सीडीपी जो भी हमारे एग्ज़ाम्स में आती है, सीटेट में इम्पोर्टेंट है और अदर स्टेट के जो भी टेट एग्ज़ाम्स में उनमें पूछे जाने वाले जो सीडीपी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो इस वीडियो में रखे गए हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन इस सीरीज़ में रहते हैं जैसे कि आप जानते हैं, और आपको एज अ मॉक टेस्ट 20 क्वेश्चन को लगाना है और एंड में आपको देखना है कि आपने कितने क्वेश्चंस पढ़े थे और कितने क्वेश्चन आपको नए देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, अवधारणाओं का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मुख्य रूप का हिस्सा है। मुख्य रूप से का हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए है बौद्धिक विकास का हिस्सा है, ऑप्शन बी है सामाजिक विकास का, ऑप्शन सी शारीरिक विकास और ऑप्शन डी है संवेगात्मक विकास। तो किस चीज़ का हिस्सा है अवधारणाओं का विकास? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बौद्धिक विकास। तो आपने अगर इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई यानी कि रीडिंग डिफिकल्टी का नहीं है? तो हमें बताना है कौन सा रीडिंग डिफिकल्टी का नहीं है। ऑप्शन ए है पठन गति और प्रवाह यानी कि रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी में कठिनाई। ऑप्शन बी है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ऑप्शन सी है सुसंगत वर्तनी यानी कि स्पेलिंग कंसिस्टेंसी में कठिनाई। और ऑप्शन डी है वर्ड एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? आप कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप बताएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को फिल इन द ब्लैंक्स देखा जाना चाहिए। तो किस रूप में देखा जाना चाहिए भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को? ऑप्शन ए है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में। और ऑप्शन डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो किस रूप में देखी जानी चाहिए बहुभाषिक विशेषता को? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा और वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही हो सकता है? ऑप्शन बी है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। ऑप्शन डी है सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? कि ये बोलना कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या सही उत्तर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होने चाहिए, उन्हें अपने शिक्षार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी यानी कि इंडिविजुअल लर्नर एक दूसरे से
भिन्न होते हैं। तो किस तरह से भिन्न होते हैं? विकास की दर में भिन्न होते हैं यानी कि रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास क्रम में भिन्न होते हैं यानी कि सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की सामान्य क्षमता यानी कि जनरल कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट, और ऑप्शन डी है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं व्यक्तिगत शिक्षार्थी। ठीक है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट यूनिक है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों में, ऑप्शन ए शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। यानी कि पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है यानी कि यूनिक है, इसका अर्थ क्या है वो बताना है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन बी है सभी शिक्षार्थियों के एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। ऑप्शन सी है एक विषम रूपी कक्षा यानी कि हेट्रोजीनियस क्लासरूम में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। और ऑप्शन डी है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि कोई भी जो दो शिक्षार्थी हैं वो योग्यताओं में, रुचियों में और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रत्येक बच्चा क्या होता है, एक विशिष्ट बच्चा होता है यानी कि यूनिक होता है अपने आप में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने क्या आंसर लगाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक, आकलन को उपयोगी और रोचक यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रक्रिया बनाने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के प्रति सचेत होना चाहिए। तो किसके प्रति सचेत होना चाहिए वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। ऑप्शन सी है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों यानी कि एजुकेशनल एंड को एजुकेशनल में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। और ऑप्शन डी है इसकी पुष्टि करने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों यानी कि एजुकेशनल एंड को एजुकेशनल में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है विविध तरीकों का प्रयोग करना। ठीक है, ये क्या बनाता है, आकलन को उपयोगी और रोचक बनाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन ए है बोर्ड परीक्षा द्वारा, ऑप्शन बी है गृह परीक्षा द्वारा, ऑप्शन सी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, और ऑप्शन डी है लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो किस तरह से होना चाहिए बच्चों का मूल्यांकन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि बच्चों का जो मूल्यांकन है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन जो शब्दावली है उसका तात्पर्य क्या है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है सभी विषयों का मूल्यांकन, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, और ऑप्शन डी है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन ही क्या कहलाता है, व्यापक मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है मूल्यांकन का? ऑप्शन ए है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना। ठीक है, जो धीमी गति से सीख रहे हैं और जो प्रतिभाशाली हैं उनको एक लेवल में रखना। ऑप्शन बी है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। ऑप्शन सी है अधिगम की कठिनाइयों और समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना।
और ऑप्शन डी है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्पादक जो जीवन के जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो डी इस क्वेश्चन का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा गया है। ठीक है, आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में जो शिक्षार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, ऑप्शन ए है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। ऑप्शन बी है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो जो कक्षा चर्चा में भाग लेंगे तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, उसी से क्या है उस प्रश्न के जो है आंसर आसानी से निकल आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये बी है, ये सी है और ये डी है ई। ठीक है, तो ऑप्शन ए है श्यामपट्ट का प्रयोग करना। ऑप्शन बी है कहानी कहना। ऑप्शन सी है चर्चा करना और ऑप्शन डी है प्रश्न पूछना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रश्न पूछना। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। और ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। और जो हमारी जो सीरीज चल रही है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर चल रही है। यहाँ पर क्या आपने जो देखे हैं वो अदर स्टेट के एग्जाम्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी है यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास अभिप्रेरक कहा जा सकता है। ऑप्शन सी है यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपने क्या लगाया इस क्वेश्चन का आंसर वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दबाव को कम करने यानी कि रिड्यूसिंग स्ट्रेस एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन बी है विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन। ऑप्शन सी है वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। और ऑप्शन डी है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। तो किस चीज़ के बारे में चिंतित है एक शिक्षक। ऑप्शन ए है वैधता यानी कि वैलिडिटी। ऑप्शन बी है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने यानी कि कंटेंट कवरेज। ऑप्शन सी है प्रश्नों के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और ऑप्शन डी है विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कंटेंट कवरेज यानी कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में वह शिक्षक चिंतित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए है एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, अनुदेशन। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन सी है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण यानी कि परसेप्शन महत्वपूर्ण होते हैं।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षार्थियों के जो अनुभव और प्रत्यक्षण यानी कि परसेप्शन है वो महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन ए है आकलन बहुत किफ़ायती यानी कि इकोनॉमिकल होनी चाहिए। ऑप्शन बी है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन सी है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। ऑप्शन डी है विद्यालय बाह्य परीक्षण निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो 20 क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बायोगैस की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो बायोगैस की किस पर बल देते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी आनुवंशिक, ऑप्शन सी है नैतिक और ऑप्शन डी है शारीरिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक, क्योंकि सामाजिक सिद्धांत बायोगैट्स्की ने दिया था, ठीक है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम फिल इन द ब्लैंक्स के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए सक्रिय भागीदारिता यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन। ऑप्शन बी है अनुदेशनात्मक सामग्री यानी कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के उचित संगठन। ऑप्शन सी है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप यानी कि रोल मॉडल बनाना। ऑप्शन डी है सीखने की तत्परता यानी कि रेडीनेस टू लर्न। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा सक्रिय भागीदारिता, ठीक है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने 20 क्वेश्चंस देखे सीडीपी के 20 क्वेश्चन आपने किए, ठीक है। आपने कितने क्वेश्चन इसमें से ठीक किए वो आप कमेंट में बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से राइट किए और कितने क्वेश्चन आपने नए देखे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है, आपका स्कोर क्या रहा। और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।